हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स विद निशु के साथ। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में बहुत ही यूज़फुल आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज आप लोग को बताऊँगी कि छिले हुए लहसुन को किस तरह से स्टोर किया जाए ताकि वो लंबे समय तक चल सके और उसका लुत्फ़ आप लोग उठा सके और आपके समय की बचत हो। दोस्तों, ये सब छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं, वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं है या फिर बहुत बड़ी फैमिली है और मतलब कि काम करने के लिए बहुत सारे समय की ज़रूरत पड़ती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो फॉलो करके आप अपने समय को बचा सकते हैं और उनमें से कुछ समय आप अपने लिए भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को लेकर आई हूँ कि लहसुन को किस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, आलू के विपरीत अंकुरित हरा लहसुन खाने योग्य होता है। इससे जैसे कि अंकुरित आलू जो होता है उसको बोलते हैं वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन लहसुन जो अगर अंकुरित हो जाता है, पीछे से हरे हरे उसके निकलने लगते हैं, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, वो खा सकते हैं। इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे आपका जो स्वाद है खाने का वो और बढ़ जाता है। दोस्तों, सामान्यतः जो लहसुन होता है अंकुरित वाला, उसका स्वाद बिना अंकुरित लहसुन की तुलना में अधिक तीखा और थोड़ा कड़वा भी होता है। और इसके साथ ही दोस्तों, कुछ लोगों को इसका स्वाद थोड़ा अप्रिय भी लग सकता है, जबकि अन्य लोग वास्तव में इसे तीखे स्वाद को पसंद करते हैं और मतलब काफ़ी सेहतमंद भी होता है। दोस्तों, अंकुरित होने के बाद लहसुन की कलियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और इनका स्वाद हल्का लहसुन जैसा कम हो जाता है। दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि इन छिले हुए लहसुन को किस तरह से आप फ्रिज में स्टोर करें ताकि लंबे समय तक आपके लहसुन जो है वो फ्रेश बने रहें और आप उनका भोजन में अपना मतलब लुत्फ़ ले सकें और अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। दोस्तों, पहले से छिले हुए साबुत या कटे हुए लहसुन को के लिए सबसे उपयुक्त होता है कि फ्रिज में आप इसको स्टोर करें। लहसुन कितने दिनों तक चलेगा? साबुन लहसुन दोस्तों 1 सप्ताह तक, कटा हुआ लहसुन आधा दिनों तक चलता है। मतलब जैसे कि अगर छील के आपने उसको साबुत छिला है लहसुन को, तो वो 1 सप्ताह तक चल सकता है। लेकिन अगर आपने उसको कट कर दिया है और उसको कहीं आप यूज़ कर रहे थे, बच गया है, तो ये आधा दिन तक चल सकता है। यदि आपके पास दोस्तों पहले से छिले हुए साबुत लहसुन की कलियां हैं या बचा हुआ बारीक कटा हुआ लहसुन है, तो आपको इसे सिकुड़ने या फफूंदी लगने से बचाने के लिए फ्रिज में रखना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि फ्रिज में आखिर किस तरह से रखें। तो लहसुन को फ्रिज में रखने के लिए साबुत या बारीक कटी हुई कलियों को सील बंद या जिप लॉक वाले जो मतलब कि बैग होते हैं या एयर टाइट कंटेनर जो होता है उसमें रखना चाहिए। आमतौर पर साबुत जो लहसुन की कलियां होती हैं इस तरह रखने पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों तक ताज़ी रहती हैं, जबकि बारीक कटा हुआ लहसुन सिर्फ 1 या 2 दिन ही चलता है या कभी कभी आधा दिन भी चलता है। लहसुन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में लहसुन का काफ़ी स्वाद भी कम हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपकी जो मतलब कि लहसुन जो है वो ख़राब नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये है कि जब भी आप कोई रेसिपी बनाएंगे तो उसमें स्वाद भी थोड़ा सा हो सकता है कि कम हो जाए। तो आप लहसुन का इस्तेमाल जल्दी कर सकते हैं। यदि कुछ दिन की बीत चुके हैं तो बताई गई मात्रा से अधिक लहसुन का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर आपको मतलब कोई भी रेसिपी बना रहे हैं उसमें क्वांटिटी जो भी आपने उसमें शामिल करनी है उसे थोड़ा सा ज़्यादा इसको ऐड कीजिए। स्वाद में होने वाली यह कमी एक कारण है कि हम डिब्बा बंद कटे हुए लहसुन के बजाय ताज़े लहसुन का ही उपयोग करें। लेकिन ये मैंने आप लोग को सिर्फ इसलिए बताया ताकि मतलब कि आपके समय की बचत हो। स्टोर आप करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से कीजिए। और मैं आप मार्केट में भी देखे होंगे कि लहसुन जो है जब छिले हुए लहसुन बिकते हैं तो वो मतलब कि जो सील बंद पैकेट होता है उसी में बिकता है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप लहसुन को फ्रीजर में रख रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि ये, लेकिन फ्रीजर में रखने का मतलब वही है कि जैसे अगर आपके घर में लहसुन हो रहा है, बहुत सारा मात्रा में आ गया है, तो आप उसको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं कि मतलब कि वो ख़राब ना हो। सबसे ऊपर बात यह है कि लहसुन को फ्रीज करने से पहले जितना हो सके एयर टाइट रखें। मतलब कोई भी जिसमें आपको कंटेनर में रखना है वो काफ़ी एयर टाइट होना चाहिए, थोड़ा भी उसमें हवा ना जाए, लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए जिप लॉक वाला जो बैग होता है वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन कोई भी भरा हुआ कंटेनर भी चलेगा अगर वो टाइट है तो। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लहसुन
लहसुन को साबुत कलियों के या बारीक काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग करके फ्रिज में रखेंगे तो वो भी ठीक है। आप बारीक कटे हुए लहसुन के टुकड़ों को आइस ट्रे में जमा कर सीलबंद बैग में स्टोर कर सकते हैं। बस आपके फ्रीजर का आकार ही उसकी सीमा है। तो अभी गर्मियों के सीज़न चल रहे हैं और कटहल के जो पके हुए बीज होते हैं वो खाने का समय आ गया है। तो दोस्तों कटहल का जो बीज होता है वो मतलब कि गर्मियों में वैसे बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है क्योंकि ये बहुत हीट होते हैं इसमें, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत पोषण भी देते हैं और इनके बीज को खाने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। अगर 100 ग्राम कटहल के बीज को अगर आप एक सर्विंग बाउल में खाते हैं तो 185 कैलोरी इससे मिलती है और इसके बीज को खाने से मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है वो काफ़ी बैलेंस बन जाता है उसका और शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो अपना काम करने में मतलब काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। एनीमिया जैसी बीमारी से भी ये बचाता है। दोस्तों गर्मियों में मिलने वाली सब्जियों में शामिल कटहल सेहत के लिहाज से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये शाकाहारियों के लिए नॉनवेज फूड के रूप में भी जाना जाता है। कच्चे कटहल को सब्जी के रूप में तो वही पके हुए कटहल को फल के रूप में खाया जाता है। दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेल्थ के लिए कटहल के बीज भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और ये पोषक तत्वों के खजाने होते हैं। इनमें फाइबर, विटामिन बी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और आप इन बीजों को अपने डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाइए और बहुत ज़्यादा नहीं खाना है इसको। इन बीजों में दोस्तों थायमिन और राइबोफ्लेविन प्रचुर मात्रा में होती है। भोजन को ऊर्जा के में बदलने में काफ़ी सहायता करते हैं और आपकी आँखों, त्वचा और बालों के लिए भी काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बीजों में जिंक, आयरन, कैल्शियम, तांबा, पोटेशियम, मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा होती है और दोस्तों ये कटहल के बीज में फाइबर पर्याप्त मात्रा में होती है जिससे जिन लोगों के पेट में बहुत सारी समस्याएं होती हैं पाचन शक्ति से जुड़ी हुई तो उन्हें अपने डाइट में इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए इसके बीजों को। और मल त्याग में भी बहुत ही आसानी देता है और जिससे पाचन में सहायता मिलती है। ये बीज जो हैं आंतों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। कटहल के बीज जो तो दोस्तों पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करते हैं और हड्डियों को मजबूत करते हैं और इसके अलावा दोस्तों एनीमिया जैसी जो बीमारी होती है उसमें भी काफ़ी मतलब कि लाभदायक होता है और ऐसे में आपके लिए कटहल के बीज जो होते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों और इन बीजों में आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों कटहल के बीज होते कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, मानसिक तनाव को कम करता है। कटहल के बीज जो होते दोस्तों प्रोटीन और अन्य खनिजों से भरपूर होते हैं और जो भी मतलब हमारा मेंटल जो स्ट्रेस होता है उसको कम करता है। इसके अलावा त्वचा संबंधी भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं उनको भी दूर करता है। स्किन बालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आपने जाना दोस्तों कि कटहल जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। तो दोस्तों कटहल मतलब खाना मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया कि खाना चाहिए लेकिन किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो नुकसानदायक भी हो सकती है। तो बस अपनी मात्रा में ही खाना है जैसे कि एक व्यक्ति के लिए मतलब कम से कम 8 से 10 ही इसके बीज को खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना। ये नहीं कि मतलब कि भर भर के खा लिया तो उससे क्या है कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो मतलब कि अच्छा होने के बजाय ख़राब भी हो सकता है क्योंकि इसमें गर्मी ज़्यादा होती है तो गर्मियों में ही ये फ्रूट होता है तो उसी हिसाब से इसको खाना है ताकि आपके जो बॉडी का बैलेंस है वो ये बना सके। दोस्तों अब आते हैं राजमा और मूंग दाल पर। मूंग दाल और राजमा जो है दोस्तों वो हमारे सेहत के लिए कितने लाभदायक हैं वो मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों मूंग दाल और राजमा दोनों ही सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इनको साथ खाने से आपकी हेल्थ बहुत ही बेहतर होती है। दोस्तों इसमें विटामिन B1 होता है और इसमें क्या होता है कि
इसके साथ ही मूंग दाल और राजमा साथ खाने से शरीर को विटामिन B1 मिलता है। ये विटामिन शरीर को एनर्जी देता है। इसके अलावा हार्ट की सेहत में भी सुधार देता है। मूंग दाल और राजमा जो होता है दोस्तों, साथ खाने से शरीर को कई विटामिन मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया विटामिन B1 होता है, इसके साथ विटामिन B3 भी होता है। मूंग दाल और राजमा में मौजूद विटामिन B3 मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। इसके अलावा पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में बहुत ही मदद करता है। इसके साथ विटामिन C भी होता है दोस्तों। आप लोग सोचेंगे कि ये तो खट्टा नहीं होता, इसमें विटामिन C कैसे होता है? तो नहीं दोस्तों, इसमें विटामिन C भी पाया जाता है और ये विटामिन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे बीमारियों और संक्रमणों से लड़ने में काफ़ी मददगार होता है। इसके साथ इसमें विटामिन K भी होता है दोस्तों। मूंग दाल और राजमा में विटामिन K की भरपूर मात्रा होती है। ये विटामिन को चोट को जल्दी भरने में मदद करता है और इसके साथ ही हड्डियों को मजबूत करता है। और मूंग दाल और राजमा में विटामिन E भी होता है दोस्तों। यह विटामिन त्वचा को चमकदार बनाता है। इसके अलावा बालों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। और अगर आपके गर्दन और चेहरे में मतलब अंडर आर्म्स में कालापन आ गया है और डायबिटीज़ के आपको संकेत हैं, तो आप इनका मतलब कि इनका सेवन कीजिए। इससे आपके मतलब कि सेहत पे काफ़ी इसका अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। दोस्तों ये तो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए। अब आपको ये बता दें कि इसका यूज आप लोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसको आप लोग मतलब मूंग दाल जो है उसको स्प्राउट्स के रूप में मतलब इसको बना के खा सकते हैं। और इसके साथ ही इसका चीला भी बहुत अच्छा बनता है। बहुत सारी मतलब रेसिपीज़ जो हैं, अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी रेसिपीज़ इनसे जुड़ी मिल जाएगी। इसके साथ ही इन दोनों को मिक्स करके आप दाल बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, या कुछ मतलब उसमें मतलब भाप स्टीम देकर आप इडली जैसा शेप देकर भी इसमें बना सकते हैं, सूजी को ऐड करके। तो बहुत सारे ऐसे ब्रेकफास्ट आप इन के रूप में इनको यूज कर सकते हैं। इसकी सूखी सब्जी भी आप बनाइए कुकर में, इसको उबाल कर इसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना डालकर, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। या चावल के साथ आप बनाइए। हर तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किचन में रहते हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आपको बहुत सारे तरीके आ जाएंगे समझ में कि किस तरह से आप इनका यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी जानकारी आज के वीडियो में। और राजमा और मूंग दाल से जुड़ी हुई आप लोगों को मेरी ये वीडियो, या फिर कटहल से जुड़ी हुई, या फिर लहसुन को किस तरह से स्टोर करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई आप लोग को मेरी ये सारी जानकारी कैसी लगी, इसमें से कौन सी टिप्स और ट्रिक्स आप लोग फॉलो करते हैं अपने घरों में, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आगे मेरे वीडियो में आप लोग किस तरह की मतलब टिप्स और ट्रिक्स देखना पसंद करेंगे, या किस तरह की मैं वीडियो लेकर आऊँ, किस जानकारी से जुड़ी है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों।